द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबॉडीज, जिसको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, आईजी। ठीक है, अपन नॉर्मली इसको शॉर्ट फॉर्म में आई और जी लिखते हैं। ठीक है, आईजी इस मीन्स इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, दूसरा देखो इम्यूनोग्लोबुलिन से इस बार क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए अपन को ये पढ़ना बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है, आईजी इज मेड अप ऑफ, किसके बने हुए होते हैं आईजीज? तो ये चीज़ एक लिख लेने की, आईजी इज मेड अप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के आपके आईजीज जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। ठीक है, सो आईजीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब कितने टाइप के आपके एंटीबॉडीज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? देखो इसको आप सिंपली याद रखो गैम से, गैम्ड। ठीक है, अपन जी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी टाइप के अलग अलग इम्यूनो एंटीबॉडीज जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, वी कैन आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज बाय लुकिंग हैवी चेन। ठीक है, तो अपन क्या इधर क्या देख रहे हैं कि अपन हैवी चेन को देखकर अपन क्या पता लगते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी है। ठीक है, अब एंटीबॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो एंटीबॉडीज के बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और किसी की मान लो कि एंटीबॉडीज जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से उसको एलर्जेंस होती है, उस हिसाब से उसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ये होता है आपका एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ये एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बाइंड ऑन अपर पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी, मतलब अपर पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला अपर पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, दिख रहा है आपको वेरिएबल रीजन्स। अब इसके अंदर अपन के पास दो टाइप की चेन्स होती है, एक होती है हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन लिखा हुआ, और एक होती है लाइट चेन, दिख रही है लाइट चेन, जो ग्रीन कलर की है वो लाइट चेन हो गई, और जो बड़ी वाली है जो पर्पल कलर की है वो कौन सी हो गई, हैवी चेन हो गई। ठीक है, सो ये मेनली स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपन को ये पूछ सकते हैं, अगर मान लो पूछा तो ये होता है लाइट हैवी चेन और ये होता है लाइट चेन। ठीक है, अब अपन इसको देखकर कैसे बता सकते हैं कौन सी एंटीबॉडी है? तो उसके लिए देखो अपन स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली फोकस करेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन को पता है दो कौन सी होती है, हैवी चेन होती है। ठीक है, दो हैवी चेन होती है। ये दो हैवी चेन जो होती है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे कि गामा हो गया, ठीक है, अल्फा हो गया, ठीक है, म्यू हो गया, ठीक है, एप्सिलन हो गया, एप्सिलन हो गया, और हो गया डेल्टा। अब आप मेरे को बताओ, अगर मान लो कि गामा है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी, आईजी जी। अगर अल्फा है कौन सी एंटीबॉडी होगी, आईजी ए। अगर म्यू है तो कौन सी एंटीबॉडी हो गई, आईजी एम। अगर एप्सिलन है आईजी ई, और अगर डेल्टा है तो आईजी डी। सो वी कैन सी बाय हैवी चेन्स वी कैन आइडेंटिफाई द विच एंटीबॉडी दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट है दो लाइट चेन, टू लाइट चेन्स। ये टू लाइट चेन्स जो हैं, दो लाइट चेन दिख रही है आपको, ये दो लाइट चेन्स है 1 2, और दो हैवी चेन्स है 1 2। ठीक है, तो दो लाइट चेन्स के एग्जांपल कौन कौन से लाइट चेन्स आपके इधर है? एक होती है लैम्बडा और एक होती है कप्पा। ठीक है, तो ये हैं आपके दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स के एग्जाम। उसके बाद देखो यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है, एक होता है वेरिएबल रीजन्स और एक होता है कांस्टेंट रीजन्स। तो नाम से कंप्लीट पड़ रही है कि वेरिएबल मतलब जो वेराई करता है अलग अलग, ठीक है, और कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट मतलब फिक्स है कि ये कांस्टेंट है भाई। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करने के लिए इन दोनों को लिखने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास दो नाम है। जैसे कि अपने पास सबसे पहले किसकी बात की अपन ने, कांस्टेंट की, जो कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट रीजन को अपन डिनोट कर सकते हैं एफ सी से, एफ सी, सी का मतलब इधर हो गया कांस्टेंट। ठीक है, सो कांस्टेंट रीजन्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है, किसका रीजन है, रीजन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का एक कांस्टेंट रीजन है कौन सा, एफ सी, ये वाला। ठीक है, अब इससे अपन को क्या पता पड़ता है, इससे अपन को क्या पता पड़ता है कि कांस्टेंट रीजन, इससे अपन को क्या पता पड़ता है? तो इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो होता है यहाँ पर सेल बाइंडिंग साइट है, कोई भी सेल जो बाइंड करेगी वो कांस्टेंट साइट से बाइंड करेगी, सेल बाइंडिंग साइट। ठीक है, और दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट भी होती है। अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सरप्राइज करने की कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट भी जो कांस्टेंट बाइंडिंग साइट होती है वही सेम होती है। ठीक है, बाइंडिंग साइट। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, इट इज अ क्लास ऑफ एंटीबॉडी, तो मैं इतना लिख लेता हूँ, क्लास ऑफ एंटीबॉडी। इट इज ए क्लास ऑफ
एंटीबॉडी फॉर विच वी कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हेवी चेन कहाँ पर आ रही है, देखो कांस्टेंट रीजन में, और वी कैन आइडेंटिफाई बाय एंटीबॉडी बाय लुकिंग हेवी चेन्स। ठीक है, तो क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो होती है आपकी वो कौन सी होती है, FC कांस्टेंट होती है। दूसरा अपने पास वेरिएबल, वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, वेरिएबल रीजन को अपन FV नहीं लिखते, इसको अपन लिखते हैं FAB। AB का मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, सो इट इज ए वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, FAB, मतलब वेरिएबल रीजन की बात हो रही है इधर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट इट कंटेन्स हाइपर वेरिएबल रीजन्स। यहाँ पर अलग अलग टाइप के रीजन्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स। सिंपल से अगर कोई ऑर्गेनिजम्स आएगा तो वो वेरिएबल साइड पर बाइंड करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी कांस्टेंट है, अपनी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स कांस्टेंट है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से अंदर आ रहे हैं वो तो वेरिएबल अलग अलग है, तो वो कहाँ बाइंड कर जाएंगे, आपके FAB पे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो इट इज एन एग्जैक्ट प्लेस वेयर द एपिटोप जो होती है वो बाइंड करती है इधर। ठीक है, सो इधर एपिटोप भी बाइंड करती है। ठीक है, इसको समझने की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको अगर इतना समझ में आ गया कि ऑर्गेनिज्म इधर बाइंड करता है बस कंप्लीट। ये जो हैवी लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम पर्पज के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस डाल देंगे और यू हैव टू आस्क दैट विच द रीजन्स वी विल आस्किंग फॉर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबॉडी, सॉरी नॉट बायोटिक्स। तो ये हो गया, और इसी के साथ में एपिटॉप के साथ में कुछ एग्जांपल्स और लिख लो एग्जांपल के तौर पर। अगर मान लो पूछे तो ये इट इज़ ए रीजन फॉर पैराटॉप और हॉटस्पॉट। ठीक है, कुछ हैवी नाम है अगर ये पूछे तो। ठीक है, बेसिकली सिंपल से कुछ नहीं है, अगर ये रीजन वेरिएबल कर रहा है तो ये जितने भी पैराटॉप्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, एपिटॉप्स हैं, वो सारे सारे इधर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कोई ज़्यादा इतना वो हाइप नहीं है। ठीक है, इतना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। क्लास कौन कौन सी होती है आपके, अभी तक बनने पड़ा, बाय लुकिंग GAMED, गैम्ड। ठीक है, इट इज़ ए क्लास। कौन कौन सी क्लास है आपके पास, GAMED, अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर पहले लिख लेते हैं। सबसे होता है डेली प्रोडक्शन, जो आपके बॉडी के अंदर रोज प्रोड्यूस होता है, जो एंटीबॉडीज आपके अंदर रोज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो हाईएस्ट, कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर रोज बनती है, और लिस्ट मतलब कौन सी एंटीबॉडी है जो कि सबसे कम डेली प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होती है IgG, इट इज़ एन हाईएस्ट, और अगर लिस्ट की बात की जाए तो IgE। ठीक है, ये फॉर डेली प्रोडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सीरम कंसंट्रेशन के हिसाब से अपन अगर बात करें, तो मैक्सिमम किसकी होती है और मिनिमम किसकी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसकी होती है, इधर सेम, अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा बन रही है तो उसकी सीरम कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और जो चीज़ कम बन रही है IgE, उसकी सीरम कंसंट्रेशन भी मिनिमम होगी। ठीक है, और लास्टली एक और है हाफ लाइफ साइकिल, जैसे आपने फार्मा में पढ़ा होगा। ठीक है, हाफ लाइफ साइकिल किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो ये भी सेम उसी टाइप से। अगर मैक्सिमम बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका सेलुलर लेवल सबसे ज़्यादा है, इट हैव अ मैक्सिमम हाफ लाइफ साइकिल। ठीक है, और जो मिनिमम है, जो कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका सीरम लेवल कम है, दैट इज़ ए मिनिमम हाफ लाइफ विथ साइकिल। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और लिख लो इधर, एक कंसंट्रेशन के लिए, इधर जो ई अपन बार बार लिख रहे हैं, ई इज डिनोटेड फॉर एलर्जीज। अगर अपन को कोई भी पूछे IgE की बात चल रही है, इधर कोई भी पूछे अगर अपन को IgE की बात चल रही है, IgE एंटीबॉडीज किसके लिए होती है, अगर इतनी कम हो रही है प्रोड्यूस तो ये किसके लिए होती है। देखो इंसान को दिन में सब कुछ चाहिए, लेकिन इंसान सबसे कम किससे बचता है, देखो इंसान को अभी कुछ भी को वो सबसे ज़्यादा हाइजीनिक किस लिए रहता है, एलर्जी के लिए। तो IG जो होती है वो एलर्जी से होती है। अगर मान लो आपको एलर्जी हुई किसी चीज़ से, जो कि आपको पता होगी किसी किसी को होती रहती है, ठीक है, लेकिन इट्स लीस्ट अमाउंट, ऐसा थोड़ी किसी इंसान को परमानेंट एलर्जी लगी रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होती है वो एलर्जी में बनती है, IgE जो होती है वो एलर्जी के लिए बनती है, और इसलिए ये कम बनती है। ठीक है, इसलिए बोल देता हूँ दैट्स वाई इट्स लीस्ट। ठीक है, इसलिए ये लीस्ट है, मतलब कम है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एक एक एंटीबॉडीज को अलग अलग से, अलग अलग अपने अपन एक एक का डिनोट करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी एंटीबॉडीज़ की, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लेवल की है, जो कि है IgG। ठीक है, IgG की बात करते हैं। तो अब इसके ऊपर जो भी टर्म्स हैं वो देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम पर्पस। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन माइक्रो में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट्स विद द पेशेंट्स विद द सिम्टम्स। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को इन्फेक्शन है, किसी को इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन के लिए भी एक क्राइटेरिया, वो सुनो। अगर इन्फेक्शन क्रोनिक है, कौन सा है? क्रोनिक मतलब अगर कोई इन्फेक्शन मोर देन 6 मंथ है, ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स, तो उसको क्रोनिक बोलते हैं अपन। और देखो एक चीज़ और समझ लो, इन्फेक्शन के अंदर अगर कोई लिखे पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट है। इन्फेक्शन के अंदर अगर पॉजिटिव लिखे, क्योंकि अपन आगे बहुत काम आएगा, अगर पॉजिटिव लिखा मतलब ये प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव लिखा मतलब इन्फेक्शन पहले था अभी एब्सेंट है। ठीक है, इन्फेक्शन पहले था अभी एब्सेंट है। ये किसकी बात हो रही है? इन्फेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इन्फेक्शन की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट है वो तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है मतलब वो इन्फेक्शन पहले था, ऐसा नहीं है पहले था ही नहीं या इन्फेक्शन था ही नहीं, अगर होता ही नहीं तो अपन उसकी बात करते ही नहीं। ठीक है, एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि वो पहले था, मतलब कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ दिनों पहले था, पर अभी ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, जिसको अपन पास्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसको अपन एक और नाम बोल दो, पास्ट इन्फेक्शन, मतलब पहले था अभी नहीं है। ठीक है, पास्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो अपन इधर IgG की बात कर रहे थे। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, क्रोनिक पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, प्लस पास्ट नेगेटिव, अगर पहले था तो उसके अंदर बॉडी के अंदर IgG एंटीबॉडी जो होती है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अगर मान लो कि कोई इन्फेक्शन जो है वो पहले था या अभी क्रोनिक है, तो उस कंडीशंस के अंदर आपके IgG जो है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो सिम्टम्स की बात की रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन कभी भी बोले अपन इन्फेक्शन कैसे पहचानेंगे? बाय सिम्टम्स। सिम्टम्स से अपन पहचानेंगे। अगर मान लो प्रेजेंट है सिम्टम्स तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन एब्सेंट किस में कहलाएगा? पास्ट इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो आपकी एंटीबॉडी जो मिलेगी आपके अंदर वो हो IgG। ठीक है, तो अपन इधर देखते हैं कि इधर मैक्सिमम अमाउंट में IgG क्यों है। देखो हर जगह मैक्सिमम अमाउंट, देखो हाईएस्ट IgG, मैक्सिमम IgG, मैक्सिमम हाफ लाइफ साइकिल IgG, तो इतना सारा IgG क्यों है जबकि इंसानों को इतना इन्फेक्शन तो है भी नहीं। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ, पास्ट नेगेटिव मतलब पहले था। तो आपको पता है आपकी लाइफ साइकिल में कितने सारे इन्फेक्शन हुए हैं, आपको कितने सारे, आप कितनी बार बीमार हुए होगे, तो हर बार क्या बनी है कि IgG बनी है। ठीक है, तो वो IgG अपन को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद IgG के पास एक स्पेशल तरह का हथियार है। इसके पास एक IgG के पास स्पेशल तरीका का हथियार है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन। क्या क्या? ऑप्सोनाइजेशन। ये क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन? ठीक है, इसको सिंपल भाषा में लिखें तो इसको बोलते हैं कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज, सॉरी कोटिंग ऑफ एंटीजन्स, नॉट एंटीबॉडीज। कोटिंग ऑफ एंटीजन्स मतलब जो भी फॉरेन एंटीजन्स आया इसके पास, ठीक है, बॉडी के अंदर, ये क्या करेगा? इसको कोट कर लेगा। मतलब जैसे कि मान लो कि कोई कीड़ा आया, इसके ऊपर ये IgG कोट करेगा इस टाइप से, और धीरे धीरे इसको क्या करेगा? मार देगा। ठीक है, इट इज हेल्पफुल फॉर किलिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी हैव ऑप्सोनाइजेशन फीचर्स टू किल द बैक्टीरिया या टू किल द एंटीजेंस। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई? आपकी IgG हो गई। ठीक है, उसके बाद एक पाथवे पूछा जाता है। दो टाइप के पाथवेज होते हैं अपने पास। ठीक है, तो उसके अंदर से ये कौन सा पाथवे से कौन से पाथवेज को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन से पाथवेज को चालू करता है। ठीक है, तो इट एक्टिवेट्स क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ये दो टाइप के होते हैं। IgG भी चालू करती है इसको, और इसका जो सबसे सगा भाई कौन सा था? अगर ये क्रोनिक है तो एक्यूट में कौन सा आता है? IgM। ठीक है, जो सबसे पहला बनता है। ये दोनों के दोनों कौन से? क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक सबसे फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेज द प्लासेंटा। मतलब अगर माँ के पास IgG है तो प्लासेंटा के थ्रू बेबी के अंदर भी IgG मिलेगा।
कौन सी एंटीबॉडी? ओनली एंटीबॉडी विच विल बी प्रेजेंट एट विच विल क्रॉस द बैरियर ऑफ द प्लासेंटा इज IgG। ठीक है, इसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज द मैक्सिमम? इट इज एन IgG1। कौन सी मैक्सिमम? कौन सी है? IgG1। और लिस्ट कौन सी है? IgG2। मिनिमम कौन सी है? IgG2। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं। दिस सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन ओनली एंटीबॉडी। ठीक है, ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द IgG पर्पस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं IgG के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट की। दिस इज IgM। कौन सी है? IgM की बात करते हैं अपन। देखो IgM से एक का नाम होता है, इसको बोलते हैं मिलियनेयर्स एंटीबॉडी या मेगा भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको मेगा भी बोल सकते हैं अपन इसके नाम के अकॉर्डिंग, या इसको अपन मिलियनेयर्स एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये क्यों अपन आगे पढ़ेंगे। मिलियनेयर्स एंटीबॉडी। ठीक है, अगर मान लो कि IgG क्रोनिक शो कर रही है, देखो ये IgG क्या शो कर रही है? क्रोनिक। तो IgM क्या शो करेगी? एक्यूट। दिस रिप्रेजेंट्स IgGM रिप्रेजेंट्स एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? लेस देन 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या रिसेंट इन्फेक्शन है, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच विल बी फॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू फॉर्म in any infection with recent infection। अगर मान लो किसी को recent infection भी हुआ, with recent infection मतलब अगर किसी को recent infection भी हुआ तो भी जो एंटीबॉडीज मिलेगी वो अपन को कौन सी मिलेगी? IgM मिलेगी ओनली। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द एक्यूट इन्फेक्शन IgM। ठीक है, उसके बाद इसको एक नाम दे रखा है पेंटामर। IgM is known as पेंटामर। पेंटामर, पेंटा मतलब 5। अब ये पेंटामर मतलब क्या होता है? पेंटामर का मतलब होता है, देखो हर क्या ऐसा नहीं हर बार की एंटीबॉडी सिंगल जाए, मैं अकेली योद्धा हूँ, मैं इन सबको लड़ूंगी और मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। इधर कैसा होता है? पेंटामर्स क्या होता है? ये ग्रुप होता है। अगर मान लो कि 5 का ग्रुप है तो उसको पेंटामर बोलते हैं। ठीक है, 5 का ग्रुप होता है ये, दिस इज ए नोन एज पेंटामर। और साथ ही साथ इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी जो होती है वो 10 होती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। देखो एक एंटीबॉडी बना रहे हैं अपन, ये एक एंटीबॉडी बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 5 अलग अलग टाइप की IgM मिलकर एक एंटीबॉडी बनाती है। देखो ये एक हो गई। ठीक है, और देखो इसकी वैलेंसी कितनी है? 10। मतलब हर एक IgM में 2 IgM मिक्स होंगी, मतलब इस टाइप से। ठीक है, ये एक हुई। देखो कुछ इस टाइप से। देखो इसके अंदर मैं काउंटिंग करता हूँ। देखो ये कितनी? 1 2 3 4 5। इट इज मीन्स इट इज पेंटामर। ठीक है, लेकिन वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल मिला के 10 वैलेंसी। ठीक है, समझ में आया? मतलब देखो मैं लिख देता हूँ इधर से, ये हो गया पेंटामर। किस लिए बोलते हैं इसको? 1 2 3 4 और 5 इक्वल्स टू पेंटामर। लेकिन वहीं पर वैलेंसी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वैलेंसी। ठीक है, और ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का नाम है J चेन। कौन सी चेन है? J चेन। ठीक है, तो ये जो थी ये बात होगी आपके IgM की। ठीक है, IgM की बात हुई, इसमें अपन ने बात की पेंटामर और 10 वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये IgM का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट और क्या बात करेंगे इसमें? देखो इट इज एन, देखो अब ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया। ठीक है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। सो दैट्स वाई, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द लार्जेस्ट एंटीजन। IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसलिए अगर ये लार्जेस्ट है तो इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट वो भी हाईएस्ट होगा। ठीक है, सो दैट इट हैज़
हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद देखो इधर मैंने लिखा था ओनली एंटीबॉडीज विच क्रॉसेस प्लासेंटा, सो दिस विल नॉट क्रॉस प्लासेंटा। देखो इन्फेक्शन के नाम पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं IgM और IgG के लिए, तो इसलिए नॉट क्रॉस प्लासेंटा, प्लेसेंटा ये क्रॉस नहीं करता है IgM, ठीक है। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेटिंग क्लासिकल कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। देखो इधर मैंने लिखा था, इधर दो टाइप के एक्टिवेटर्स हैं, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे IgG और IgM। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज विच विल मेड बाय बी सेल्स, IgG, ठीक है। तो ये सबसे पहली सेल्स है जो कि बाद में क्लास स्विचिंग के बाद में अदर एंटीबॉडीज बनती है। तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनेगी आपकी IgM, इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज मेड बाय बी सेल्स, ठीक है। और यही आगे जाकर अपना जो रूप है वो चेंज करती जाएगी, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एक्टिवेट्स क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे, ठीक है। इट इज एन एंटीबॉडीज विच एक्टिवेट, देखो दो टाइप की IgM और IgG, दैट दो बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेटिंग क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे, ठीक है। और ये भी चीज़ है, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडीज टू फॉर्म एनी इन्फेक्शन, ठीक। ये ऐसी एंटीबॉडी जो फॉर्म कब बनती है, कोई भी इन्फेक्शन हो चाहे रिसेंट इन्फेक्शन हो, दोनों के टाइम पर, ठीक है। और इसके अंदर पेंटामर मतलब 5 टाइप के अलग अलग एंटीबॉडीज मिलते हैं, और इनकी वैलेंसी जो होती है वो 10 होती है, ठीक है। सो दैट इट्स बिकम द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। IgA की बात करते हैं, IgA की बात करते हैं। IgA का दूसरा नाम होता है सेक्रेटरी एंटीबॉडी, सेक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। इट इज अ सेक्रेटरी एंटीबॉडी। इसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है जिसका सीरम लेवल वो क्या होता है, एक जिसका सीरम लेवल जो है सीरम IgA1, ठीक है। अगर 1 है तो उसको लिख लो मोनोमर, ठीक है। और सेक्रेटरी IgA2, और 2 से इसको अपन 2 से अपन इसको लिखते हैं डाइमर। देखो मेरे को पता है ये जो चैप्टर है जो एंटीबॉडीज वाला वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक ऊपर जाने लायक चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर अपन को सब चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये समझने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। दिस इट इज़ ये रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर डाइमर है, इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ मैं इधर, दैट इट हैज़ ए 4 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी है 4। देखो डाइमर है 4 वैलेंसी है 2, मतलब 2 × 2 तो 4 वैलेंसी हुई, मतलब इसके जे चेन में कितने होंगे 2 होंगे। देखो 1 2 और फिर से 1 और ये 2, बीच में कौन सी चेन हो गई जे चेन, ये 1 2 ये 1 2, ठीक है। सो इट इज एन IG, ठीक है, इट इज एन IgA। दूसरा IgA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकोसल इम्यूनिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकोसल इम्यूनिटी, ठीक है। म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए IgA जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे या 3 भी बांट सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। IgA की बात हुई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन IgD की, IgD, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन बी सेल्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो जो क्वेश्चन वाइज एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है वही अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। बी सेल्स के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर IgD होती है, ठीक है। इस एंटीबॉडीज के अंदर मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, मैक्सिमम कंपोनेंट जिसका होता है वो किसका होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का मैक्सिमम कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट है IgE, ठीक है। इसका एक और नाम है रिएजिन एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं रिएजिन
एंटीबॉडी। और अपन को पता है इट इज़ एन लीस्ट मिनिमम, जो भी है मिनिमम मिनिमम वाला, लीस्ट 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 वाला सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो मैं इधर लिख ही देता हूँ लीस्ट और मिनिमम, क्योंकि ये किससे होता है, एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी है, ठीक है। सो इट इज़ एन लीस्ट इन द डेली प्रोडक्शन विच गिव्स एट द टाइम ऑफ रिस्क ऑफ एलर्जी। अगर मान लो कि IgE मिला है, मतलब इसको या फॉलोइंग पेशेंट्स को कुछ ना कुछ क्या है, एलर्जी है, ठीक है, फॉर द IgE। सो इट इज़ एन लिस्ट, एक लिख ही दो इधर, लिस्ट इन डेली प्रोडक्शन, लिस्ट इन डेली प्रोडक्शन। डेली प्रोडक्शन के अंदर सबसे लिस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो IgE है, ठीक है। दूसरी, इट फाइट्स पैरासाइट्स, इट फाइट्स पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब कौन से पैरासाइट्स, क्या होता है, हेलमिन्स हो गए आपके, ठीक है, वॉर्म्स हो गए, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स हैं आपके, ठीक है। और दूसरा, दिस इज द ओनली हीट सेंसिटिव एंटीबॉडी। हीट, ओनली हीट का मतलब क्या होता है कि ये हीट जो होता है इसको लाइबल मतलब मार देगा, सिंपल लैंग्वेज में सेंसिटिव। तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज ए हीट लायबल, तो IgE, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल और है इसका, इट इज एन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इट इज ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन सा, बाय IgE। तो इसमें ये देखो, ये थोड़ा एंटीबॉडीज वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। सो जस्ट एक बार रीड करो, एक बार अपने मन में कॉन्सेप्चुअल बनाओ, ठीक है। आप सिंपल इस टाइप से पढ़ सकते हो। देखो मैं फटाफट ओवरव्यू बताता हूँ। अगर मान लो कि सबसे मैक्सिमम की बात की जाए तो IgG, क्योंकि ये क्रॉनिक होता है और पास्ट इन्फेक्शंस को भी शो करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा है IgG। अगर लिस्ट है IgE, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एलर्जी के टाइम पे मिलता है, ठीक है। सो एलर्जी सबको कभी नहीं होती है, एट द टाइम एक टाइम पीरियड पर होती है। अगर मान लो IgE जो है वो मिल रही है, मतलब इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या है, एलर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर जी की, इसके अंदर ही क्रॉनिक और पास्ट इन्फेक्शंस के बारे में बताता है ये, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कोई एंटीजेंस को वो घेर कर मार ले, ठीक है। इट इज़ एन IgG मैक्सिमम अमाउंट में बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे, और दोनों को एग्जांपल याद रखना, IgG और IgM दोनों के दोनों क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और IgG के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेज द प्लेसेंटा, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा, IG1 और IG2, ठीक है। दिस इज अ मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं M की। M का दो नाम है, मेगा और मिनिलर, दोनों के दोनों नाम पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज विच फॉर्म इन एनी इन्फेक्शन और रिसेंट इन्फेक्शन। अगर कोई भी अभी इन्फेक्शन हुआ है या रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर जो सबसे पहली एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, IgM बनेगी, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर क्रॉनिक हुआ तो IgG बनेगा, अगर एक्यूट हुआ तो IgM बनेगा, ठीक है। पेंटामर्स के टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसके पास, मतलब 5 टाइप के एंटीबॉडीज मिलकर बनाते हैं, और इसकी पर्टिकुलर वैलेंसी कितनी होती है, 10। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इट इज़ ना लार्जेस्ट एंटीबॉडीज ऑफ द ऑल, ठीक है। सो अगर ये लार्जेस्ट है तो इट इज़ हाईएस्ट मोलिकुलर वेट, ठीक है। और ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, बार बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है टू कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट IgA की बात करें, IgA इट इज सेक्रेटरी एंटीबॉडी। इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकोसल इम्यूनिटी, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। IgG की वैलेंसी कितनी होती है, 10, और IgA की कितनी होती है, 4, ठीक है। ये दोनों वैलेंसीज याद रखना। नेक्स्ट IgD, इट इज प्रेजेंट ऑन द B सेल रेसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट होता है ये, और इट इज मैक्सिमम मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। IgE की बात की जाए, इट इज एन लीस्ट अमाउंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी आपको, सबसे कम मात्रा में कौन सा मिलता है, IgE, ठीक है। और ये कम मिलता है एलर्जी के टाइम पे, ठीक है। इसको अपन रिजाइन एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स विल नेम गिवन बाय साइंटिफिक रीजन्स, ठीक है। सो इट इज एन लिस्ट इन डेली प्रोडक्शंस, दिस विद फाइट पैरासाइट्स, हेलमिन्स और वॉर्म्स हो गए, और ये ओनली हीट लाइबल एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर मान लो गर्मी हुई पेशेंट को या फिर गर्माहट है तो ये एंटीबॉडी मर जाएगी, ठीक है। और दिस विल गिव अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन की। देखो अब ध्यान से देखना, मैं एंटीबॉडीज नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं एंटीजन्स लिख रहा हूँ, ठीक है, एंटीजन्स। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। सबसे पहला होता है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, देखो
अगर मान लो किसी एंटीजन की एबिलिटी है, दिस इज एन एबिलिटी ऑफ एंटीजन, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करे, इम्यून रिस्पॉन्स चालू कर सके, इंड्यूस कर सके, ठीक है। दिस इज एन इम्यूनोजेनिसिटी। क्या होता है, अगर मान लो कोई भी एंटीजन जो है वो CMI या AMI, सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी या एंटीजन एंटीबॉडीज मीडिएटेड एंटीबॉडी जो होता है उसको इंड्यूस कर पाए, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर पाए, इंड्यूस कर सके, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू इंड्यूस, क्या इंड्यूस कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। अब कोई आकर आर्मी को छेड़ेगा तो ही तो वो चालू होगी, ठीक है, उसी को अपन इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं। ये दोनों टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स की बात होगी, चाहे वो सेल मीडिएटेड हो या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड हो, ठीक है, CMI और AMI दोनों। अगर कोई भी एंटीजन आकर किसी भी इम्यूनो रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। और दूसरा एक और है, एक और टर्म है, इसको बोलते हैं एंटीजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होता है, इसको अपन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी भी बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। ये क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू कंबाइन विद एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर मान लो कि एंटीजन आएगा और एंटीजन किस पे वार करेगा, एंटीबॉडीज के ऊपर, ऊपर का जो छोटा वाला लाइट चेन होता है उसके ऊपर बैठता है ये, ठीक है। कोई भी अगर एंटीजन आएगा तो वो कहाँ पे बैठेगा, एंटीबॉडीज के ऊपर बैठेगा। सो इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन, एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू कंबाइन विथ एंटीबॉडीज, टू कंबाइन विथ एंटीबॉडीज, या फिर अपन इसको टी सेल्स भी बोल सकते हैं, और टी सेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। अगर मान लो कि वो उकसा रहा है कि मेरे को मारने, हाँ एंटीजन, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। और अगर वो उसको आर्मी के साथ मिल जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर ही उसको उसको मारेंगे, ठीक है, तो मिल जाए उसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ बात करेंगे इनके अंदर, दो टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, एपिटोप्स और हेप्टेंस, ये दोनों क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो इधर से कंसेप्ट समझते हैं अपन, इम्यूनोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, अगर एंटीजेंस की एबिलिटी है, मतलब अपन एंटीजेंस को अगर अपने आर्मी को दिख रहा है कि इधर दुश्मन है तो उसको मारेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एंटीजेनिसिटी क्या होता है, जो उसके साथ वो उसको मिल जाए उसको मार देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लो, आपको पता है इस दुनिया में इतने स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको अपन देख भी नहीं सकते, तो इसके अंदर दो टाइप के टर्म्स हैं, वो देखो, एक होता है एपिटोप, ठीक है, एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन है। एपिटोप जो होता है इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी। मतलब ये जो है एपिटोप, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे अगर छोटा हुआ तो अपनी बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी कि क्या है, ठीक है, या इसको देख भी नहीं पाएगी, मतलब। तो एपिटोप जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, इससे छोटा उसको देख नहीं पाएगी, और इससे अगर छोटा होगा तो वो एंटीबॉडीज पे बाइंड भी नहीं कर पाएगा, कंबाइन नहीं हो पाएगा वो टी सेल्स के साथ में या फिर आपके एंटीबॉडीज के साथ में। तो एपिटोप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इससे भी छोटा हुआ, अगर मान लो इससे भी छोटा हुआ, स्मॉलर देन एपिटोप्स, ठीक है, स्मॉलर देन, इसे लिख देता हूं मैं, स्मॉलर देन एपिटोप, जिसको अपनी की बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं हेप्टन। क्या बोलते हैं, हेप्टन। सो स्मॉलर देन एपिटोप इज हेप्टन, ठीक है। तो एक बार फिर से इधर देखते हैं अपन हेप्टन के बारे में, इट्स हेप्टन। अगर ये एपिटोप से भी स्मॉलर है तो इससे एक सिंपल सी चीज़ आती है, इट्स हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट्स के हाथ में, इसके पास में कोई भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, सो डजंट या डोंट हैव एनी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगी, मतलब इसको अपन ना तो डिटेक्ट कर सकते हैं, ना इसके खिलाफ कोई वैक्सीन बना सकते हैं, ना इसका एंटीजन अपन पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो इट्स हैव डजंट हैव एनी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई, बिकॉज हेप्टन हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट।
देखो इसमें क्या लिखा हो, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है विच प्रॉपर्टी डज हेप्टन हैव। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट हेप्टन हैव एक स्पेशल काइंड की प्रॉपर्टी इसके पास। कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास? इट हैव एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी होती है। अभी एंटीजेनेसिटी क्या होती है उससे पहले एक चीज लाइन देखो, दैट इट हेप्टन्स बिकम इम्यूनोजेनिक, हेप्टन्स कैन बिकम, हेप्टन्स कैन become immunogenic. Heptans can become immunogenic if they combine with large proteins. If they combine with large proteins. मतलब क्या, देखो एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मान लो ये जो आपका छोटा सा हेप्टन है, इसको साथ में कोई लार्ज सा प्रोटीन मिल जाए, लार्ज प्रोटीन, तो इसकी एक्टिविटी कैसे हो जाएगी? इम्यूनोजेनिसिटी हो जाएगी। मतलब इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके एंटीजन बना सकते हैं, इसके वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन कब? जब ये चाहे, कौन? ये आपका हेप्टन चाहे कि वो अपनी एंटीजेनिसिटी तोड़कर किसी लार्ज मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी लार्ज प्रोटीन के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी कैसी कर दे? इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी कर दे। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी किसके पास है? सिर्फ हेप्टन अकेले के पास में ही है कि वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये करता है क्यों? क्योंकि इसके पास एक एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी है। एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कभी भी किसी भी लार्ज प्रोटीन को देखकर उससे चिपक जाता है, और वो चिपकते ही अपने लिए कैसा हो जाता है? इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक था ये पूरा पूरा अपन एंटीबॉडीज़ के पार्ट 1 में डालते हैं, बाकी सब अपन नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हेप्टन्स और एपिटोप्स के बारे में देख लिया होगा। इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। मैं इधर लिख भी देता हूँ, इट हैव अ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी आल्सो, दे हैव एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज सॉरी इट दिस इज एन एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी, दिस इज हैव इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव क्वेश्चंस कमिंग प्रॉपर्टीज टू. So if you don't understand anything, message me on any of my platform. Thank you.